वेलकम बैक स्टूडेंट्स अगेन इन द कॉमर्स क्लब। और ध्यान रखना हम लोगों ने 3 वीडियोस कंप्लीट कर ली ऑफ अवर बिजनेस स्टडीज एंड नाउ वी आर गोइंग टू जंप ऑन अवर फोर्थ वीडियो। आई गेस फोर्थ वीडियो पे जंप कर रहे हैं अपने बिजनेस स्टडीज की। और ध्यान रखना बच्चे, यहाँ पे हम लोग फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन खत्म करके चैप्टर का समापन कर देंगे। सिंपल कहने का मतलब है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट सबसे पहला फॉरमोस्ट थिंग होने वाला है, उसके बाद हमारा कोऑर्डिनेशन होने वाला है एंड आफ्टर दैट हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन पे बढ़ेंगे। ध्यान रखना बच्चा, पूरा वीडियो देखना है, स्किप नहीं करना है। हाँ, स्पीड बढ़ा सकते हो। और हाँ, इससे पहले अगर तुमने पहली वीडियोस नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक दे दूंगा, जल्दी से क्लिक करिए और जल्दी से उसको देखिए। तब तक बढ़ते हैं अपनी वीडियो पे, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो बढ़ते सबसे पहला टॉपिक आज का जो है हमारा मैनेजमेंट फंक्शंस। दैट मींस आपका जो मैनेजमेंट है वो फंक्शन किस तरीके से करता है। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे। जो मैनेजमेंट है वो कुछ अपने स्ट्रैटेजीज से चलता है। जैसे फर्स्ट हमारा प्लानिंग होता है। अगर आपको बिजनेस करना है तो सबसे पहले प्लान करना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग होता है, तीसरा स्टाफिंग होता है, चौथा डायरेक्टिंग और पांचवा कंट्रोलिंग होता है। ध्यान देना बच्चे, जो आप अभी यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ये पर्टिकुलरली आपको एक अलग अलग सेपरेट चैप्टर्स के रूप में भी दिखेंगे। अब सही फोर्थ चैप्टर, फिफ्थ चैप्टर एंड सिक्स्थ चैप्टर के नाम से इसी बिजनेस स्टडीज में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्लानिंग की, उसके बाद हम लोग सेपरेटली बात करेंगे ऑर्गेनाइजिंग की, फिर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड देन कंट्रोलिंग की भी। ध्यान रखना इस चीज का कि यहाँ पे पूरा का पूरा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। क्योंकि केस स्टडीज में ये फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से पूछा जाता है बाय योर स्कूल्स। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखना एंड बोर्ड्स ऑल्सो। तो इस चीज का ध्यान रखना, इस वीडियो को पूरी अंत तक देखिएगा। आगे बात करते हैं बच्चे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बच्चे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में। फर्स्ट है हमारा प्लानिंग। और प्लानिंग क्या कहता है, तो प्लानिंग में यहाँ पे लिखा हुआ है प्लानिंग इज द इनिशियल टास्क ऑफ एवरी मैनेजमेंट। बच्चे ध्यान रखना ये इनिशियल टास्क है। इनिशियल का मतलब समझते हैं, इनिशियल मतलब फर्स्ट टास्क, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट टास्क क्या है आपके मैनेजमेंट का, वो है प्लानिंग। इट इज द act of deciding in advance what to do, when to do and how will do a particular job। सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे, प्लानिंग वो कड़ी है जहां से आपका पूरा मैनेजमेंट शुरू होता है। अगर आपको स्पेसिफिकली कोई भी शुरुआत करनी है, सिर्फ मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहे हैं, अगर आपको कोई अपने दिन की भी दिनचर्या शुरू करनी है तो सबसे पहले तुम प्लान करते हो। इफ यू कांट प्लान यू कांट इमेजिन एनीथिंग। तो इस चीज का ध्यान रखना, प्लानिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कड़ी है तुम्हारे पूरे के पूरे बिजनेस स्ट्रक्चर की। प्लानिंग नहीं किया तो कुछ भी नहीं कर सकते। प्लानिंग एक मेंटल एक्सरसाइज जाती है। अगर कोई इंसान प्लान नहीं कर सकता मतलब वो क्रिएटिव नहीं है। याद है तुमको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में तुम्हारे यहाँ एक ड्राइंग और आर्ट्स का, एक क्राफ्ट्स का पूरा एक सब्जेक्ट हुआ करता था। और तुम्हारे टीचर्स और पेरेंट्स सोचते थे ये ड्राइंग्स क्यों रखी जाती हैं। ड्राइंग्स और आर्ट और क्राफ्ट इसलिए रखा जाता है जिससे तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़े। जब तुम्हारी क्रिएटिविटी बढ़ती है तो स्पेसिफिकली तुम प्लानिंग अच्छी करते हो। ध्यान रखना, स्कूल करिकुलम में कोई भी ऐसी चीज नहीं रखी जाती जो तुम्हारे फ्यूचर में इनहांस ना करे आपका ब्राइटर फ्यूचर। तो ध्यान रखना, यहाँ पे प्लानिंग प्रमोट करती है मेंटल एक्सरसाइज को, और मेंटल एक्सरसाइज इन आर्ट्स एंड क्राफ्ट से एनहांस होती है। तो ध्यान रखना, प्लानिंग फर्स्ट थिंग है जहां पे आप स्पेसिफिकली क्या करते हैं, ये एक इनिशियल स्टेज पे पहला ही फ्यूचर सोच लेना होता है। यार मैं कुछ भी करने जा रहा हूं, सिंपली मैं कुछ सोच तो लूं मैं करने क्या जा रहा हूं। अगर मैं यही नहीं सोचूंगा मैं करने क्या जा रहा हूं तो आगे गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इसीलिए प्लानिंग बहुत ज्यादा जरूरी है और इसको फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसलिए माना गया है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के तहत, क्योंकि सबसे पहले सोच लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सोचते ही रह गए, कुछ लोग पूरी जिंदगी भर सोचते रह जाते हैं। प्लानिंग सही है लेकिन एक हद तक, हर चीज की अति बहुत खराब होती है, प्लानिंग की भी अति बहुत खराब होती है। एक समय तक प्लान ले, क्विक डिसीजंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग के बाद सर फिर क्या किया जाए, मैंने प्लान तो कर लिया है, अब आगे क्या किया जाए। तो बच्चे प्लान करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑर्गेनाइजिंग। आप लोग देख रहे होंगे लाइव क्लास में ऑर्गेनाइजिंग वाला चैप्टर चल रहा है और खत्म भी हो गया कल। तो ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है कि तुमने प्लान तो कर लिया, अब चीजों को तुम ऑर्गेनाइज करोगे। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या है कि अगर तुमको एक बहुत बड़ा सा कॉफी शॉप खोलना है तो तुम उसके लिए लैंड ऑर्गेनाइज करोगे, कैसा स्ट्रक्चर होने वाला बिजनेस का वो ऑर्गेनाइज करोगे। तुम बिल्डिंग बनाओगे, उसके लिए अलग अलग आउटलेट खोलोगे, कुछ बटलर्स को रखोगे, अपनी कॉफीज लाओगे, मग्स, प्रिंटिंग, टेबल्स, फर्नीचर, पता नहीं क्या क्या चीजें लाओगे। इन सब चीजों को बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग। प्लान तो कर लिया, अब चीजों को मैं ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, एक जगह एकत्रित कर लूंगा, उसके बाद में उस पर लेबर फोर्स डाल दूंगा। तो सिंपली ऑर्गेनाइजिंग का मतलब है इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है बच्चे, प्रोसेस ऑफ एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप अमंग द मेंबर्स ऑफ द एंटरप्राइज। द रिलेशनशिप इज क्रिएटेड इन द टर्म्स ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। चीजों को ऑर्गेनाइज करना, यहाँ पे ध्यान है सिर्फ मटेरियलिस्टिक थिंग नहीं, यहाँ पे और मेंटल और ओरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी ड्यूटीज, ये सब भी असाइन करी जाती हैं किसमें, ऑर्गेनाइजिंग में। पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना जहां पे लोगों को पता हो कि मुझे ऑर्डर्स कहां से लेने हैं और किसको
मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आंसर देने के लिए। ये सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइजिंग होती है। जैसे आपका स्कूल से बेस्ट एग्जाम्पल कोई हो ही नहीं सकता। स्कूल एक बहुत वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर है। तुमको पता है कि तुम्हारा क्लास टीचर कौन है, तुमको पता है तुम्हें आंसर किसे देना है, तुमको ये तक पता है कि तुम्हें किससे डर के रहना है, किससे डर के नहीं रहना। ये सब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स हैं। आगे अगर हम लोग बात करें ऑर्गेनाइजिंग की, ऑर्गेनाइजिंग खत्म करने के बाद हमारा आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब क्या है बच्चे, जरा सा देख लेते हैं। स्टाफिंग, आपने चीजें प्लान कर ली हैं, इसके बाद चीजें ऑर्गेनाइज भी कर ली हैं, आपने मटेरियलिस्टिक थिंग भी ऑर्गेनाइज कर ली है, आपने ह्यूमन रिसोर्सेज को भी ऑर्गेनाइज कर दिया है। अब हम लोग स्टाफ हायर करेंगे। इट कंप्राइजेज ऑफ रिक्रूटमेंट। बच्चे ध्यान रखना, चीजें ऑर्गेनाइज और प्लान करने के बाद उसमें काम कौन करेगा ये देखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, और इसी को स्टाफिंग कहा जाता है। स्टाफ हायर करना, स्टाफिंग बता रहा ना, स्टाफिंग मारा स्टाफ हायर करना। तो बेसिकली रिक्रूटमेंट करना, फिर रिक्रूटमेंट करने के बाद उसको क्या करना, सिलेक्शन करना। सर रिक्रूटमेंट का मतलब क्या होता है? रिक्रूटमेंट करने का मतलब होता है जितने भी लोकेलिटी में लोग हैं सबको बटोर लाओ और उसमें से बेस्ट छांट लो। तो रिक्रूटमेंट तो सबको बटोरना हुआ, सिलेक्शन उनमें से बेस्ट छांटना हुआ, उसके बाद उनकी ट्रेनिंग करवाना, उनकी अच्छी तरीके से ट्रेनिंग करवाना, और फिर उन्हें डेवलप करना। एंड अप्रेजल फॉर द एम्प्लॉयज इन एन ऑर्गेनाइजेशन, इट्स एम इज टू प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट टाइम। इसका मेन एम, जो आपका स्टाफिंग का जो मेन एम होता है वो होता है प्लेस द राइट पर्सन एट द राइट जॉब। उनकी स्किल के हिसाब से एक अच्छा आदमी अच्छी जॉब पे जाना चाहिए, एक खराब आदमी लेबर फोर्स में जाना चाहिए, और एक बिल्कुल निहायता आदमी उसको भगा देना चाहिए। तो कहने का मतलब क्या है, राइट पर्सन एट राइट जॉब, और एक चीज और लिखिए, एट राइट टाइम एज वेल। अगर समय निकल गया तो कोई भी काम आपका निपुण नहीं हो सकता। ध्यान रखना, समय किसी का वेट नहीं करता। आप चाहे जितने स्किलफुल, आप चाहे जितने विद्वान हो, समय निकल गया, आपका समय निकल गया तो आप आगे कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी स्किल्स धरी की धरी रह जाएंगी। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, राइट पर्सन एट राइट जॉब। ये चीज तो समझ आती है, लेकिन एट राइट टाइम एज वेल। अपने आंसर्स में राइट टाइम जरूर लिख के आइएगा, इससे टीचर और इंप्रेस होगा आपसे। आई गेस आपको ये स्टाफिंग का मतलब समझ आ गया है। अब हम लोग बात करते, देखिए मैंने क्या किया, सबसे पहले प्लान किया, उसके बाद मैंने चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया। अब ऑर्गेनाइज चीज़ों में काम करेंगे कौन, लेबर्स को मैंने क्या किया, स्टाफ किया, मतलब स्टाफिंग हायर करी, स्टाफ्स को मैं लाया। और उसके बाद डायरेक्टिंग आता है। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है बच्चे, मैं चीज़ों को डायरेक्ट करूंगा। सिंपल कहने का मतलब है, इट इज कंसर्न विद द इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग एंड इंस्पायरिंग द पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल कहने का मतलब क्या है बच्चे, चीज़ें इंस्पायर करते हैं, लोगों को डायरेक्ट करना। अब तुमने प्लान तो कर लिया है, तुमने ऑर्गेनाइज भी कर लिया है, अब यहाँ पे स्टाफ भी आ गया। अब स्टाफ क्या करे किसको क्या पता है, तो यहाँ पे उनको एक डायरेक्शन देना कि तुमको काम किस तहत पे करना है। मैं तुमको डायरेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें 90% लाना है, 95% लाना है। अब तुम्हारे दिमाग में एक डायरेक्शन क्रिएट हो रही, इसी को डायरेक्टिंग कहते हैं। तुम्हें दिशा दिखाना ही डायरेक्टिंग होता है। एम्प्लॉयज कामचोर होते हैं, उनको तो सैलरी मिल रही है ना, लेकिन बनी तो आप पे, खतरा तो आप पे है कि आपका अगर बिजनेस नहीं चला तो सबको डूब जाएगा, वो तो किसी और फर्म में काम करने लगेंगे, उनका कुछ नहीं जाना आपका है। तो डायरेक्ट आप ही को करना पड़ेगा, जिसकी लगी पड़ी है बुझानी भी उसी को पड़ेगी। तो सिंपल कहने का मतलब है, डायरेक्टिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इफ़ यू कांट डायरेक्ट, इफ़ यू कांट ट्रेन देम, इफ़ यू कांट गिव द मोटिवेशन एंड फायर जो आपके अंदर है वो दूसरे के अंदर अगर आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, आप डायरेक्शन उसको नहीं दे पा रहे हैं। अपने अंदर का जज्बा किसी और में ट्रांसफर करना, उसे डायरेक्शन दिखाना कि हाँ अगर मैं कर सकता हूं तो तू भी कर सकता है। इस सब चीजों को क्या कहते हैं, डायरेक्टिंग कहते हैं। आई होप तुमको ये चीज समझ आ गई। आगे यहां पे लिखा हुआ है, डायरेक्शन इज नॉट ओनली इशूइंग ऑर्डर्स and instruction by supervisor to subordinate but also guiding, motivating and leading them। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन दे देना, ऑर्डर्स दे देना ही आपका डायरेक्टिंग नहीं होता। उन्हें मोटिवेट करना, उन्हें उनकी स्किल्स को इन्हांस करना, उनको हर जगह छोटी छोटी जगह पे जहाँ पे उनको ज़रूरत है वहाँ पे उनका हाथ पकड़ना, ये सब कुछ क्या है, डायरेक्टिंग है। आई गेस आपको चीज़ समझ आ गई हो। आगे अगर हम बात करते हैं डायरेक्टिंग के, तो उसके बाद आता है कंट्रोलिंग, और कंट्रोलिंग हमारा लास्ट ओवरऑल फंक्शन है। ओके, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ध्यान देते हैं, फिर से चलो बढ़ते हैं अपना कंट्रोलिंग पे। तो कंट्रोलिंग पे बच्चा बात करते हैं, लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है। कंट्रोलिंग क्या है जरा सा देख लेते हैं। मैंने प्लान कर लिया है, चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर लिया, उस ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में मैंने स्टाफ भी हायर कर लिया और उनको डायरेक्शन भी दे दी है। अब उन्हें कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हें डायरेक्शन दे दिया है, दैट डजंट मीन कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे। क्लास फर्स्ट से लेकर, आई एम रियली सॉरी, क्लास नर्सरी से लेकर तुम्हें टीचर्स डायरेक्शन दे रहे हैं, क्या तुम सक्सेसफुल हो पाए? क्या हर फील्ड में सक्सेसफुल हो पाए? नहीं हो पाए। हर जगह पे अपना एक कंट्रोलेशन होना जरूरी है। अगर आप कंट्रोलिंग नहीं कर रहे हैं तो काम आपका हमेशा और हमेशा खराब ही रहेगा। आपको सबको पता है पैसा कमाना है, सबको पता है कि मेरे को अमीर होना है, सबको पता है डायरेक्शन क्या है आपकी, लेकिन फिर भी आप कंट्रोल्ड नहीं है,
अपने माइंड से। तो कंट्रोलिंग का मतलब यही होता है बच्चा, इट रिफर्स टू मॉनिटरिंग द ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी को मॉनिटर करना आगे टूवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट इन्वॉल्व्स setting the standards, measure current performance, कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स और टेकिंग करेक्टिव एक्शंस। सिंपल कहने का मतलब क्या है कि सबसे पहले कंट्रोलिंग के लिए मुझे देखना पड़ेगा, मेरे को एक स्टैंडर्ड क्रिएट करना पड़ेगा कि मुझे किस स्टैंडर्ड की चीज़ें चाहिए। मुझे करोड़पति बनना है, मुझे अरबपति बनना है, मैंने दिमाग में ये चीज़ें स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर लिए, मेरे स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा हाई हैं, मेरे को कम से कम एक दिन का 1 करोड़ रुपये चाहिए, मैंने इतना सोच के रखा है। और उसके बाद मैंने क्या किया, मेजरिंग द करंट परफॉर्मेंस। अब मैं अपनी औकात देख रहा हूँ, हाँ मेरे को दिन का 1 करोड़ चाहिए लेकिन मेरी करंट इनकम 1 रुपये भी नहीं है, ठीक है। तो दैट मीन्स तुमने देख लिया स्टैंडर्ड से तुम्हारे हर दिन में 1 करोड़ की और तुम्हारी दिन की इनकम 1 रुपये भी नहीं है। ओके, अब कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड्स, अब तुम्हें स्पेसिफिकली कंपेयरिंग कर रहे हो, अपने स्टैंडर्ड से कंपेयर कर रहे हो कि हाँ मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, 1 रुपये से 1 करोड़ का जो सफर है वो कितना कठिन होने वाला है। अब तुम कंपेयर कर रहे हो 1 करोड़ से 1 रुपये को, अपने फ्यूचर से अपने प्रेजेंट को कंपेयर कर रहे हो और फिर करेक्टिव एक्शंस लेना शुरू करो। फिर करेक्शंस ले रहे हो कि मुझे ओवरऑल सुबह दिन में उठना पड़ेगा, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, हसल करना पड़ेगा, रोज मेहनत करनी पड़ेगी, बिजनेस में बहुत ज़्यादा समय देना पड़ेगा। ये सब कुछ क्या है बच्चे, ये कंट्रोलिंग ही तो है। डायरेक्शंस तो सबको पता है, एक्शंस कोई नहीं ले पाता, और एक्शंस लेना वो भी सही दिशा में एक्शंस लेना आपका कंट्रोलिंग होता है। दैट्स इट अबाउट इट। और फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट हमारे यहीं पे खत्म हो जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप एक बार, मैं तो चाहूँगा दोबारा से एक बार वीडियो देखो जिससे तुम्हें हर चीज़ रिवाइज हो जाए। फिर हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज अवर कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन क्या है, कोऑर्डिनेशन के इंपॉर्टेंस, और चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत कीप काम रहेंगे, आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्पीड तो वैसे भी तुम 2x लगा ही बैठे हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं कोऑर्डिनेशन। ओके स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन पे बढ़ने से पहले हम लोग जरा सा इसकी थ्योरी देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेशन बोल क्या रहा है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, कोऑर्डिनेशन रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मतलब इकट्ठा करना, इंटीग्रेटिंग द एक्टिविटीज को इकट्ठा करता है डिफरेंट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स जो अलग, कुछ सेल्स पे काम कर रहे हैं, कुछ प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं, कुछ मार्केटिंग पे काम कर रहे हैं, कुछ फाइनेंस पे काम कर रहे हैं, उन सब की एक्टिविटीज को इकट्ठा करना ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ये नहीं कि दूसरी कंपनी के लोगों को इकट्ठा कर लिया, अपनी कंपनी के ओवरऑल डिफरेंट एक्टिविटीज के लोगों को, उनकी एक्टिविटीज को इकट्ठा करना टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जिससे ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अचीव हो जाए। सिंपल कहने का मतलब ये नहीं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट लड़ रहा है आपके मार्केटिंग डिपार्टमेंट से, मार्केटिंग डिपार्टमेंट कह रहा है सेल्स नहीं हो रही, वो सेल्स डिपार्टमेंट से लड़ रहा है, सेल्स डिपार्टमेंट कह रहा है सेल्स इसलिए नहीं हो रही क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट बेकार है, क्योंकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बेकार है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लड़ रहा है, तो क्या कहते हैं सारे लोगों से। दैट मीन्स कहने का मतलब है आपस में ही भसड़ मची पड़ी है। तो यहाँ पे सिंपल कहने का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन यही चीज को डिफेंड करता है, वो चीजों को इंटीग्रेट करता है, चीजों को इकट्ठा करता है और उन चीजों को स्पेसिफिकली उन जगहों पे लगाता है। भाई देखो एनर्जी लड़ने में भी जाती है, उस एनर्जी को, लड़ने वाली एनर्जी को अगर मैं ऐसी जगह पे डायरेक्ट कर दूं जहां पे मेरा ओवरऑल कुछ ना कुछ अचीव, भाई लड़ने से तो कुछ अचीव नहीं होगा ना, तो कोऑर्डिनेशन कर लेते हैं हम लोग। कोऑर्डिनेशन का सिंपल मतलब इंटीग्रेट करता है, यूनाइट करता है एक्टिविटीज को ऑफ डिफरेंट यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स की एक्टिविटीज को यूनाइट करता है ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। Therefore, coordination is considered as the essence of management। आपको लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, ये यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। दैट मीन्स कहने का मतलब क्या, इसीलिए इस पर्टिकुलर टास्क के लिए, इस पर्टिकुलर क्वालिटी के लिए, कोऑर्डिनेशन की जो पर्टिकुलर क्वालिटी है, इसीलिए इसको कहा जाता है द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो अगर आपकी केस स्टडी कोई बनती है कि कौन सा ओवरऑल ऐसी चीज़ है जो एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहलाई जाती है, तो तुम यहाँ पे लिखोगे भाई कोऑर्डिनेशन इज कॉल्ड द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट बिकॉज इट यूनाइट्स, इट इंटीग्रेट्स द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ अ बिजनेस, जिससे लड़ाई झगड़ा ना हो, सिर्फ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे काम हो। आई गेस तुम्हें कोऑर्डिनेशन समझ आ गया होगा। आगे अगर हम लोग बात करें कोऑर्डिनेशन के, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कोऑर्डिनेशन की। सबसे पहला क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, देख लेते हैं कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे पास। ओवरऑल 4 से 6 हैं हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या कहती हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है बच्चे इंटीग्रेशन, यहाँ पे चीजें इंटीग्रेट होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन ये बताता है चीजों को इंटीग्रेट करता है। सबसे पहला कैरेक्टर, इसका नेचर जो है, इसका व्यवहार जो है, ओवरऑल किसका, कोऑर्डिनेशन का जो व्यवहार है वो बताता है कि इंटीग्रेट करता है चीजों को, मतलब इकट्ठा करता है, यूनाइट करता है। दूसरा क्या है, यूनिटी ऑफ एक्शन, ये यूनिटी ऑफ एक्शन को बहुत ज्यादा प्रमोट करता है, मतलब एक्शंस में एक एकत्रता हो, मतलब लड़ाई झगड़ा ना हो, सब मिल
मिलजुल कर रहे हैं, तो एक्शन जो होगा वो इसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा होगा। तो कहने का मतलब बस वही, छोटे पे सुना नहीं था वो, एक पिताजी होते हैं, एक एक लकड़ी देखते हैं, सारे बच्चे तोड़ देते हैं और फिर वो बहुत सारा बंडल ऑफ लकड़ियों का देते हैं तो कोई बच्चा तोड़ नहीं पाता। तो वही चीज़ है, अगर आप कोऑर्डिनेशन मेंटेन रखेंगे तो एक तो इंटीग्रेशन होगा और दूसरा यूनिटी ऑफ एक्शन होगा। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा, इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। बच्चा हमेशा याद रखना ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक दो दिन आप कोऑर्डिनेशन करके तीसरे चौथे दिन छोड़ नहीं देते हैं, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, हर दिन होती है। तो ध्यान रखना इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, दैट मीन्स कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, हर दिन हर बिजनेस में की जाती है। तभी यहाँ पे अगला पॉइंटर ये भी लिखा हुआ है, इट इज अ परवेसिव फंक्शन। इट इज एन परवेसिव फंक्शन का मतलब ये हर जगह लगाया जाता है, ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इसको परफॉर्म करते हैं। इसलिए टॉप मैनेजमेंट ही कोऑर्डिनेट कर रहा है, आपको घर पे कोऑर्डिनेट करना, इसका मतलब ये नहीं ना सिर्फ पेरेंट्स आपसे कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको भी तो इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। इफ यू वांट टू टेक रिस्पेक्ट यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे कि आपको स्पेसिफिकली हर लेवल, परवेसिव का मतलब जो हर जगह पे हो, परवेसिव का मतलब जो हर जगह पे, ऑल लिख दिया मैंने, ऑल सिचुएशंस में ऑल लेवल्स पे ये क्या किया जाता है, आपका क्या कोऑर्डिनेशन, और एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो मैंने लोगों ने चार पढ़ लिए हैं, चार पढ़ लिए, जैसा देख लेते हैं। पहला हम लोगों ने क्या पढ़ा बच्चे, पहला हम लोगों ने पढ़ा इट इज ओवरऑल इंटीग्रेशन पे ध्यान देता है, यूनिटी ऑफ एक्शन पे ध्यान देता है, एक्शन में यूनिटी रहती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यू होता है और दैट मीन्स हर दिन चला करता है, ऐसा नहीं कि जब तक मैनेजरल लाइफ है तब तक चलेगा बिजनेस, ऐसा नहीं 2-3 दिन में खत्म कर दिया। उसके बाद परवेसिव इन फंक्शन है, ऑल परवेसिव है बच्चा, ये कहने का मतलब हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में काम आता है और हर दिन और हर टाइप ऑफ बिजनेस में काम आता है। आगे अगर हम लोग बात करें, इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। बच्चे बहुत ज़्यादा ज़रूरी पॉइंटर है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंसान की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ बड़ा इंसान कर रहा है या फिर सिर्फ छोटा इंसान कोऑर्डिनेट करना चाह रहा है, जो पैसे से वीक है वही कोऑर्डिनेट कर रहा है, फिर पैसे से ऊंचा है वही कोऑर्डिनेट कर रहा है। देखिए, ऑल मैनेजर इन द ऑर्गेनाइजेशन आर रिस्पॉन्सिबल टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज एट रिस्पेक्टिव लेवल्स ऑफ द मैनेजमेंट। हर मैनेजर की क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चाहे वो किसी लेवल का मैनेजर हो, कि उसे कोऑर्डिनेशन करना है। अगर इसको आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझेंगे तो कोई भी एक्शन लेने से डरेगा और कहेगा कि यही नहीं करता तो मैं क्यों करूं, मैं कोऑर्डिनेशन से कोई भी वास्ता नहीं रखूंगा, जिससे क्लैश होगा और कंपनी बर्बाद हो जाएगी। आगे अगर मैं बात करूं, इट इज अ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन बहुत बारे बच्चों को समझ नहीं आता सर, डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब क्या होता है। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब यहां पे लिखा हुआ है, अ मैनेजर हैज टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल इन अ डेलिब्रेट मैनर। कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन क्रिएट्स डिससेटिस्फैक्शन। एक डेलिब्रेट, एक सीक्वेंशियल मैनर में आपको क्या करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। कोऑर्डिनेशन विदाउट कोऑपरेशन क्रिएट्स डिससेटिस्फैक्शन। अगर आप कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लेकिन मुंह भी बना रहे हैं, सेटिस्फैक्शन कभी नहीं मिलेगा। आप कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के बीच में डिफरेंस जानिए। कोऑर्डिनेशन तो ओवरऑल आपके एक दूसरे से एक्टिविटीज को यूनाइट करना, कोऑपरेशन दिल से काम करना। सिंपल कहने का मतलब, तुम काम तो एक साथ कर रहे हो लेकिन वो एक दूसरे को गरिया रहे हो, मन ही मन गरिया रहे हो, हालांकि ऐसी हो जाए वो हो जाए ये हो जाए। तो कहने का मतलब क्या है कि तुम अगर कोऑर्डिनेशन कर रहे हो और तुम्हारा कोऑपरेशन नहीं है उसके साथ, तो बच्चे हमेशा डिससेटिस्फैक्शन, निराशा ही प्राप्त होगी। और अगर तुम कोऑपरेट कर रहे हो लेकिन साथ में कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे हो, मतलब कहने का तो भाई तुम्हारा हर जगह काम आ जाएगा, लेकिन जहां लड़ाई हुई भाई भाग गया, तो सिंपल कहने का मतलब है उसका तो कोई सेंस ही नहीं बनता। तो सिंपल कहने का मतलब है कोऑर्डिनेशन के साथ कोऑपरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और कोऑपरेशन है और कोऑर्डिनेशन नहीं तो वो यूजलेस है। आई होप तुमको ये चीज़ समझ आ गई, डेलिब्रेट फंक्शन होता है। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग बढ़ चुके हैं अपने लास्ट पॉइंटर, दैट मीन्स लास्ट टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन की। और इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के बाद आपका पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत बड़े चैम्प हो तुमने, यहाँ तक का वीडियो कंप्लीट कर लिया। और अगर तुम्हें चीज़ समझ आ रही है तो जल्दी से सब्सक्राइब का बटन दबा दो, जैसे हमारी हर नोटिफिकेशन तुम्हारे पास तुरंत आ जाए। बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले कोऑर्डिनेशन के अगले टॉपिक पे, दैट इज योर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। लास्ट टॉपिक जो है हमारा, सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है, ज़रूरत क्यों पड़ती है कोऑर्डिनेशन की, ग्रोथ इन साइज। As an organization grows in size, the number of people employed will also be increased. All individuals differ from their habits, approaches, etc. So that is becomes necessary to coordinate with them. ध्यान देना बच्चा, ग्रोथ इन साइज के लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है। आपका जब बिजनेस ग्रो होता है तो लोग हायर किए जाते हैं, ज्यादा बड़ा बिजनेस तो ज्यादा बड़ा आपका एम्प्लॉय बेस, और हर एम्प्लॉय एक जैसा नहीं होता है, एम्प्लॉयज अलग अलग विचारधारा के होते हैं, अलग अलग जगहों से होते हैं, तो कोऑर्डिनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इफ़ यू कांट कोऑर्डिनेट विद देम, ध्यान देना आपका भी पतन होगा, साथ में कंपनी तो बर्बाद हो ही जाएगी। और अगर कंपनी थोड़ा सीरियस है तो आपको निकाल बाहर कर देगी, लात मार के भगा देगी वहाँ से। तो सिंपल कहने का मतलब क्या है, ग्रोथ इन साइज।
सिंपल कहने का मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है अगर आपका साइज ग्रो हो रहा है, आपके बिजनेस का साइज ग्रो हो रहा है। और ध्यान रखना इस चीज़ का, यहाँ पे जो ग्रोथ इन साइज है ये भी बताता है कि अगर आप कोऑर्डिनेट करते हैं तो आपका बिजनेस ग्रो भी हो सकता है। दैट मीन्स ग्रो भी हो सकता है, इसका मतलब ग्रो होना ही होना है। ऐसा नहीं सिर्फ बड़ा बिजनेस है तभी कोऑर्डिनेट करें, छोटे बिजनेस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे लिखा था वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज एंड देयर ओन स्टाइल ऑफ वर्किंग, बट टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कोऑर्डिनेशन इज इंपॉर्टेंट, सो लिंक बिटवीन एक्टिविटीज ऑफ द डिपार्टमेंट। ध्यान देना बच्चा, फंक्शनल डिफरेंशिएशन, हर आपके डिपार्टमेंट का, हर आदमी का अलग अलग फंक्शन होता है। सेल्स डिपार्टमेंट सिर्फ सेल्स को देख रहा है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट सिर्फ मार्केटिंग को देख रहा है, आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट सिर्फ फाइनेंस को देख रहा है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सिर्फ प्रोडक्शन को देख रहा है, स्वीपर अपना काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट अपना काम, सबके अपने अपने गोल्स हैं, लेकिन अल्टीमेट गोल क्या है? ऑर्गेनाइजेशन को ऊपर ले जाना है कि नहीं? हाँ, आप लोग फाइनेंस क्यों काम कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन जैसे ऊपर है। मार्केटिंग क्यों डिपार्टमेंट काम कर रही है? क्योंकि जैसे फाइनेंस आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ऊपर जाए। तो ध्यान रखना, अपने इस तितर बितर ऑब्जेक्टिव्स के चक्कर में आप अपना सोल ऑब्जेक्टिव ना भूल जाना। सिंपल कहने का मतलब जैसे नहीं, आप लोग पढ़ रहे हैं क्यों? पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमाना है? जैसे खुश रहें। तो उस खुश रहने के चक्कर में, उस खुशी को ढूंढने के चक्कर में आप खुश रहना ही भूल जाते हैं। आपका जो सोल ऑब्जेक्टिव वो वही भूल जाते हैं, और जब सोल ऑब्जेक्टिव आप भूल जाएंगे तो ध्यान रखना इस चीज़ का, आप आगे कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव जिसके लिए आप काम कर रहे हैं वही भूल चुके हैं, तो काम किसके लिए कर रहे हैं यही नहीं आपको पता है, तो खुशी कहाँ से मिलेगी? तो ध्यान रखना इस चीज़ का। यही इनके साथ भी, सबके अपने ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबकी अपनी पॉलिसी होती है, सबका अपना तरीका, अपना स्टाइल होता है काम करने का, लेकिन सोल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ अपग्रेड करना, ऑर्गेनाइजेशन को अपग्रेड करवाना। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का, इसलिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है, फंक्शनल डिफरेंशिएशन होता है। आगे स्पेशलाइजेशन है, और दैट्स इट अबाउट इट। तो स्पेशलाइजेशन में लिखा हुआ है मोस्टली स्पेशलिस्ट हैव अ फीलिंग ऑफ सुपीरियरिटी, दैट मीन्स श्रेष्ठता, एंड priority is their zone of activities. Coordination seeks to sequence and integrate all those specialist activities into a wholesome effort. ध्यान देना बच्चा, स्पेशलाइजेशन तो हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, क्योंकि आपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स डाल दिए हैं, तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में अलग अलग स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं। उनकी स्पेशलिटी को एक जगह पे लाना, क्योंकि स्पेशलिटी अगर बहुत सारे अगर बहुत सारे स्पेशलिस्ट जो हैं एक साथ मिल जाएं तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत ऊंचाइयों पे जा सकता है। और कोऑर्डिनेशन यही तो करता है, और यही तो करता आ रहा है, और यही करेगा। तो सिंपल कहने का मतलब है इंटीग्रेट करना ऐसे लोगों को जो स्पेसिफिकली क्या करें, स्पेशलिस्ट हों अपनी ही फील्ड में, समझ गए? और उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना और उनकी पावर को दुगना, 3 गुना, 4 गुना, 10 गुना कर देना अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स। बच्चे यहाँ पे हमारा चैप्टर 1 पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है, और यहाँ पे स्पेसिफिकली ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं बचा है जो आपने टच ना किया हो। ध्यान रखना, अगर तुमने ये चारों पार्ट देख लिए हैं, तुमको चैप्टर में कोई भी रोक नहीं सकता। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए और ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो आपके पेपर में आते रहते हैं, तो प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना। आप हमारा कॉमर्स क्लब ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और उसके स्टोर सेक्शन में आप उन ओवरऑल क्वेश्चंस को परचेज कर सकते हैं। आई गेस उनकी प्राइसिंग 20 या 30 रुपये, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, और प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में कोई नए टॉपिक के साथ, कोई नई सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।